सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 61 से पढ़ेंगे। आपकी राजन सीरीज है। आप लोग के राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। अब राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मैं पवन सीरीज के भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूंगी और उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पता है, अगर आपने पिछले सेमेस्टर्स में भी आपने हमारे चैनल से ही पढ़ाई की है तो आपको पता है कि हम सभी विषयों को कंप्लीट करते हैं, सभी विषयों के नोट्स बनवाते हैं, हैंड रिटेन नोट्स। उसके बाद सभी विषयों के पवन सीरीज, राजन सीरीज को कंप्लीट सॉल्व करवाते हैं, फिर आपके सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोग की तैयारी बेस्ट से बेस्ट की जाए और इसका नतीजा ये होता है कि आप सभी लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इस तरीके से 4th सेमेस्टर में भी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि 8 सब्जेक्ट टोटल है, 8 में से 5 सब्जेक्ट पढ़ा लिखा के हमने खत्म कर दिया है। शांति शिक्षा की क्लास प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, हिंदी और एसएसटी उन्होंने खत्म कर दिया है पढ़ा के टारगेट टीचर जॉब चैनल पर। आप लोग वहां पर जाकर के इन विषयों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी पूरा पढ़ा लिखा के अपने हाथों से नोट्स बना के आप लोगों के लिए खत्म किया है। थर्ड पेपर साइंस भी पूरा पढ़ा लिखा दिया है, तभी मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और सभी के नोट्स भी बना लीजिए। अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, सभी 8 के 8 विषयों की पीडीएफ, 8 के 8 विषयों की पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। दोस्तों, ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड करिए। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 61 है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर रेड क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? तो देखिए, रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड होता है उसका कलर क्यों रेड होता है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन या हीम नाम का एक रंजक होता है जिसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है और यह क्या करता है? ब्लड को कलर देता है। अब देखिए इसके बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन होता है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका 2 से 4 दिन होता है और जो रुधिर प्लेटलेट होती हैं इनका 3 से 5 दिन होता है। तो आपको पता है हमारे शरीर में 3 प्रकार की रुधिर प्लेटलेट होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों, ऊंट तथा लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में इनके केंद्रक पाया जाता है। कौन? ऊंट और लामा नामक स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 64 है, आरबीसी यानी कि लाल रुधिराणु के कार्य बताइए, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका हमारे शरीर में क्या काम होता है? तो ये शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। दूसरा क्या है? शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाते हैं और रुधिर को लाल रंग प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में सबसे पहले तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम करती हैं और जो ब्लड है उसको रेड कलर देने का काम करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको पता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और उसके बाद जो भी होते हैं वो सब उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जैसे कि खरगोश, बकरी, गाय, ठीक है। इसके बाद देखिए द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं जैसे कि मेंढक। मेंढक किसको खाता है? कीड़े मकोड़ों को खाता है और कीड़े मकोड़े जैसे कि टिड्डे किसको खाते हैं? फसलों को खाते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं। अब इसके बाद देखिए द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता
सर्वाहारी। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, अपघटनकर्ता या अपघटक से आप क्या समझते हैं? तो अपघटनकर्ता वे जीव होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते या अपघटन करते हैं। जैसे कि जटिल पदार्थ को ये अपघटनकर्ता क्या करते हैं, सरल पदार्थ में बदल देते हैं। जैसे कि जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक ये अपघटनकर्ता होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं। अगर कहीं पर भी कोई पशु है जो मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग, उसके शरीर को क्या करते हैं ये लोग, उर्वरक में बदल देते हैं, यानी कि उसे खाद में बदल देते हैं, जिससे प्रकृति की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो अपघटनकर्ता सबसे पहली बात तो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जीवाणु और कवक होते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और इन्हें हम प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियोज में भी मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे कि खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा आदि। तो खरगोश, हिरन, हाथी, घोड़ा, टिड्डी, इसके अलावा गाय, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए दोस्तों। तृतीयक उपभोक्ता में हम रख सकते हैं सांप को। कैसे? जो पेड़ पौधे हैं इनको कौन खाता है, इनको खाता है टिड्डा, और टिड्डा को कौन खा जाता है, मेंढक, और मेंढक को कौन खा जाता है, सांप। तो आप देखिए, पेड़ हो गए उत्पादक, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या हो गया, सांप। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। तो सर्वोच्च उपभोक्ता में सबसे पहले मनुष्य आएगा और फिर बाज आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशा में ही होता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि केवल और केवल एक ही दिशा में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 21 फरवरी 2016 से ही पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है, यानी कि पॉलीथीन का उपयोग हमें नहीं करना है। लेकिन आपको भी पता है कि मार्केट में अभी भी बहुत सारी चीजें पॉलीथीन में मिल रही हैं और लोग उसको घरों में लेकर के भी आ रहे हैं, लेकिन 21 फरवरी 2016 से इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता है विलियम हार्वे। और अगर एग्जाम में पूछेगा ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि रक्त ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, इन चारों के बारे में किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 74 है, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? दोस्तों लाल रुधिर कणिका। क्वेश्चन नंबर 75 है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु में कौन कौन आएगा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और रुधिर प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि मानव रक्त में टोटल 4 पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी कि प्लाज्मा लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा कि मानव रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप चार भाग ही लिखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब नोट्स बनवाए हैं तो उसमें 4 भाग ही लिख करके बताया है कि पहला है प्लाज्मा, फिर लाल रुधिर कणिकाएं, फिर सफेद या श्वेत रुधिर कणिकाएं और फिर रुधिर प्लेटलेट्स, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आप इस तरीके से सही कर लीजिए इसको। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है,
यह अजीवित तरल पदार्थ होता है, इसमें लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, रुधिर अणु कितने प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य के शरीर में, या ब्लड के जो कण होते हैं, तो ब्लड सेल जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये रुधिराणु या ब्लड सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो 4 प्रकार के। या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं सिर्फ 2 भागों में भी, कि प्लाज्मा और रुधिराणु, और रुधिराणु के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3, और ये प्लाज्मा मिलकर के टोटल 4 हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, रुधिर का कार्य बताइए। तो रक्त का थक्का बनाना, O2, CO2 एवं पचे हुए भोजन उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना, फिर है शरीर के ताप का नियंत्रण करना, और चौथा है शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं। तो रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती है। रुधिर बैंक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको यहाँ पर एकत्रित किया जाता है, और जिसको भी रक्त की जरूरत होती है, यानी कि जिसको भी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है, उसके परिवार के लोग जा करके यहाँ से ब्लड बैंक से ब्लड को ला करके हॉस्पिटल में उनको उस ब्लड को चढ़वा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट रुधिर शरीर के भार का होता है। तो मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि ब्लड क्या है पूछा, तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है, जिसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और रुधिर प्लेटलेट होते हैं। और जो रुधिर का पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो रक्त होता है या ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है, क्योंकि 7 से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है, और 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय विलयन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है। तो धातुएं हमें कहाँ से मिलती हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी से। क्वेश्चन नंबर 84 है, खनिज किसे कहते हैं। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर या पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे ही खनिज कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है, श्वेत रुधिराणु या डब्ल्यूबीसी के कार्य बताइए। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अपने शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ाता है, रोगाणुओं और जीवाणुओं से भक्षण करता है, यानी कि शरीर की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो शरीर में, तो उससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। इसे हम रक्त अल्पता भी रोग भी कहते हैं। इसे हिंदी में रक्त अल्पता रोग भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 87 है, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। एंटीजन जो होता है ये लाल रुधिर कणिका में होता है, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं। तो आपको पता है क्योंकि यह सभी ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रुधिर वर्ग एबी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, रुधिर का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच अभी आपने देखा 7.4 होता है, यानी कि यह एक क्षारीय विलयन है। क्वेश्चन नंबर 92 है,
एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? एक औसत व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। तो उत्कृष्ट धातुओं में गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है और मरकरी है। क्वेश्चन नंबर 94 है, धातुओं में सबसे आघात वर्धनीय कौन होता है? तो सोना और चांदी, क्योंकि इसी से बहुत सारे तरीके के हम आभूषण बना करके क्या करते हैं, पहनते हैं या बनवा करके पहनते हैं। बहुत ही आसानी से ये फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन से धातु विद्युत के सर्वाधिक चालक हैं? कौन कौन से धातु विद्युत के सर्वाधिक चालक हैं या विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक है? तो चांदी और तांबा। तो आप चांदी तो बहुत महंगी होती है, इसके तो तार बहुत कम यूज किए जाते हैं, लेकिन तांबे के तार अक्सर यूज किए जाते हैं। तो ये विद्युत धारा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगाई जाती है उसका नाम बताइए। तो उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि वह होता है सिल्वर नाइट्रेट। और आप में से लगभग सभी लोगों ने वोट तो दिया ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो स्याही लगाई जाती है हाथ पर उसमें क्या होता है या उसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 97 है, धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक जो तत्व है वो है लिथियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 99 है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो किस तत्व को? सोडियम को। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह जैसे ही इसको हम मिट्टी के तेल में से बाहर निकालेंगे यह तुरंत वायु के संपर्क में आकर के ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या कर लेता है? ये जलने लगता है। जैसे ही इसको हम वायु में से जैसे ही हम इसको मिट्टी के तेल में से बाहर निकालेंगे ये तुरंत जलने लगता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन की होती है। आपको पता है जितने भी हैलोजन तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सभी की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए। दोस्तों मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो क्या है? आप सभी को पता है कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जा सकता है वे अयस्क कहलाते हैं। यानी कि अयस्क क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं और इनसे धातुओं का जो निष्कर्षण है वो बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, तांबे के दो अयस्कों के नाम बताइए। तो तांबे के दो अयस्क हैं क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट। क्वेश्चन नंबर 107 है, एल्यूप्राइट के दो अयस्कों के नाम बताइए। तो एल्यूप्राइट के दो अयस्क हैं क्रायोलाइट और बॉक्साइट। दोस्तों यहाँ पर एल्यूप्राइट का मतलब है एल्यूमिनियम, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के दो अयस्क हैं क्रायोलाइट और बॉक्साइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, कैल्शियम के तीन अयस्कों के नाम बताइए। तो कैल्शियम के तीन अयस्क हैं एस्बेस्टस, डोलोमाइट और जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 109 है, हार्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो हार्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, लिथार्ज किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 111 है, सबसे भारी धातु का नाम बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्मियम, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 112 है, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 113 है, सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें हम सुचालक कहते हैं, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम।
यानी कि सुचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, सबसे अच्छा चालक चांदी, दूसरे स्थान पर तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है और उसके बाद फिर तांबा। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी गुण को क्या कहते हैं? हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। आपको मैंने बताया है कि चुंबक इस तरीके से बटा होता है और इसके जो किनारे होते हैं यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है और ये जो किनारे होते हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बटे होते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, चुंबक के गुण बताइए। तो चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। तो यहाँ पर चुंबक के सिरों पर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर सिरों पर, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और ये चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, आप देख सकते हैं। फिर है, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है जब मैंने चुंबक चैप्टर पूरा आप लोगों को पढ़ाया है, चुंबकत्व। इसके बाद चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो देखिए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? तो आपको पता है V बराबर I R के। तो V वोल्ट है विभवांतर और I विद्युत धारा और R प्रतिरोध। तो वोल्ट बराबर V यानी कि वोल्ट बराबर एम्पियर यानी कि I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ओम यानी कि प्रतिरोध R को हम ओम से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम। क्वेश्चन नंबर 121 है, आवेश विभवांतर तथा कार्य में क्या संबंध है? तो विभवांतर बराबर यानी कि V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q। तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्वेश्चन नंबर 122 यानी कि 122 है। दोस्तों पहले इसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश कैसे हुआ है। तो देखिए, किसी आवेश को बिंदु B1 से B2 तक लाने में यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या होता है? विभवांतर होता है। किसी भी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वही क्या होता है? विभवांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग और 7 आवर्त हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, 8 वर्ग और 7 आवर्त हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त, आवर्त 7 ही हैं दोनों में, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, आवर्त दोनों में ही कितने हैं? 7 हैं, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 8 और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। तो ये आपको याद रखना है और आवर्त दोनों में ही कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर सही से बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। देखिए, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है दोनों में ही जो आवर्तों की संख्या है वो 7 है। आवर्तों की संख्या क्या है? 7 है। दोनों ही बिल्कुल सेम है, आप देखिए बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो वर्ग है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग है वो 8 है, मैंने आप लोगों को लिखवाया है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग कितने हैं? इसमें टोटल है 18 वर्ग। ठीक है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग मैंने क्यों नहीं लिया? 9 वर्ग, जो 9वां वर्ग है उसमें अक्रिय गैसों को लिया गया है। तो कहीं कहीं अक्रिय गैसों को जोड़ा जाता है और कहीं कहीं नहीं जोड़ा जाता है। तो मेनली आपको 8 वर्ग ही मिलेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में।
बहुत रेयर केस में आपको कहीं 9 मिलेगा। अगर मल्टीपल चॉइस में या बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आता है तो आपको 8 को ही प्रेफरेंस देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि आवर्त दोनों में ही 7 होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 123 है, मेंडलीव के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। तो हाइड्रोजन को क्षार धातुओं एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। इसके बाद है दूसरा, समस्थानिकों के लिए कोई जगह ही नहीं है। तीसरा है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कि कॉपर, Hg यानी कि पारा, Ag यानी कि चांदी और टाइटेनियम। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको अलग अलग रख दिया गया है, जबकि इनके गुण क्या है, आपस में समान है, इनको अलग अलग वर्गों में रख दिया गया है। तो ये सब क्या है, दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी के। इसके अलावा समस्थानिकों के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व या परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा है, किसी भी तत्व या परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वह उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, स्थिर विद्युत आवेश क्या है। तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से ही हम डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 127 है, आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, जैसे कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी तरीके से माइनस माइनस भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। जबकि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं प्लस प्लस, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, ये दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागते हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 127 क्वेश्चन खत्म हो गए। राजन सीरीज के पूरे अतिलघुत्री क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम इसके बाद पवन सीरीज के भी सभी अतिलघुत्री क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपके सभी विषयों को इसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक जब ये वीडियोस पहुंचेंगे तो अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ेंगे और जितने भी वीडियोस हमने बनाई है सभी को देखेंगे और अपनी 4th सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप सभी को देखिए। और अगर आपको सभी विषयों की नोट्स चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा आप लोगों को जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप अपनी सभी समस्याओं को बता सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके सभी विषयों की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पवन सीरीज राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में बना होगा सब्सक्राइब बटन के, उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सभी वीडियोस को समय से देखते रहें। इससे पहले राजन सीरीज पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को मैंने कराया है, आप लोग उनको भी देख लीजिए और सभी विषयों के नोट्स जो मैंने पढ़ाए हैं क्लासेस आप जरूर अटेंड करिए। क्लासेस अगर आप अटेंड किए रहेंगे तभी आसानी से आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। दोस्तों राजन सीरीज पवन सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करने की बात नहीं है। अगर आप लोग जिस तरीके से मैं यहाँ पर समझा करके पढ़ा रही हूँ, अगर आप समझ करके पढ़ लेंगे जिस तरह मैं समझा रही हूँ तो बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी और आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। कॉलेज फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।